गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का 1 to 10 डिस्कस करेंगे 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये MCQs है। सो व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बॉटल। सो सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बॉटल में क्यों स्टोर किया जाता है? तो हमें पता है ना कि सिल्वर क्लोराइड जो है ना AgCl जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आप उसको ट्रांसपेरेंट बोतल में डालोगे ना तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और बन जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन Ag+Cl। ठीक है, तो इसलिए हम लोग AgCl को डार्क कलर बोतल में स्टोर करते हैं टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि इकबाल वॉज कन्फ्यूज एंड डिड नॉट नो हाउ टू ड्रॉ द करेक्ट फिगर फॉर जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो जियोट्रॉपिज्म मतलब होता है ट्रॉपिज्म टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ मूवमेंट। ठीक है, सो ही ड्रॉ द 3 फिगर्स एज शोन। तो ही हैज़ ड्रॉन 3 फिगर्स। तो उसने क्या किया ना कि ये एक और ये किए और एक तीसरा यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया, 3 फिगर ड्रॉ किया है। तो कौन सा फिगर उसने करेक्ट ड्रॉ किया है? तो देखो यहाँ पर ये जो है ना रूट है ना टुवर्ड्स द अर्थ है, और ये जो स्टेम है ना वो अवे फ्रॉम द अर्थ है, यानी टुवर्ड्स द सनलाइट है। तो इसका ऑप्शन तो ए ही करेक्ट होगा, 1 ही करेक्ट होगा। ऑप्शन 2 है ना, रूट जो है ना अवे फ्रॉम द अर्थ है और स्टेम इज ऑल्सो अवे फ्रॉम द अर्थ। तो रूट अवे फ्रॉम द अर्थ कैसे हो जाएगा? ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है। ऑप्शन 3 दोनों ही अर्थ की तरफ है, तो स्टेम अर्थ के तरफ नहीं होगा, वो सनलाइट की तरफ होगा बेंड। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 12 हमने 2 डिस्कस नहीं किया है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी 2 एडजेसेंट होमोलॉगस सीरीज। तो कोई भी 2 एडजेसेंट होमोलॉगस सीरीज है ना उसमें CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो CH2 का डिफरेंस होता है। अगर CH2 का आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे ना तो C का हो जाएगा 6 + 6 और हाइड्रोजन का 1 + 1 दैट इज 2, तो 14 AMU आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड एट शोन। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से शो दिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये है ना करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब ये कंडक्टर को एक कंडक्टर है यहाँ पर। ठीक है, और उस पर करंट फ्लो हो रहा है। तो बोल रहा है कि विच डायरेक्शन in which direction should current be passed in a conductor in order to produce clockwise magnetic field around the conductor। तो हम लोगों ने मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल पढ़ा है ना, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इसके अनुसार क्या होता है कि it states that if you hold the current carrying conductor in a straight wire in the grip of your right hand in such a way that the stretched thumb points in the direction of the current, then the direction of the curl of the finger will give the direction of magnetic field। ठीक है, तो ये जो कर्ल है ना वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा और ये थंब है ना डायरेक्शन ऑफ द करंट को बताएगा। तो देखो अगर कर्ल जो है ना, अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो आप देखो ये कर्ल को देखो, आपको ये एंटी क्लॉक दिख रहा होगा। ये जो मेरा फिंगर का डायरेक्शन है वो ऐसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉक है वाइज है। लेकिन वहीं अगर मैं करंट के फ्लो को नीचे की तरफ ले आऊँ तो अब मेरा कर्ल फिंगर देखो, यहाँ पे देखो फिंगर का कर्ल यहाँ पे क्लॉकवाइज है, ऐसे जा रहा है, फिगर ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इन्होंने पूछा है कि क्लॉकवाइज के लिए अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होना चाहिए तो करंट किधर जाएगा? तो करंट नीचे की तरफ जाएगा, मीन्स करंट विल गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इसका मैं ऐसे भी बना सकती हूँ कि यहाँ पे अगर करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज तभी होगा जब करंट का फ्लो नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो करंट का फ्लो नीचे की तरफ मतलब क्या? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। तो आपको पता है कि प्लेन मिरर जो है ना उसमें कोई भी बीम्स ऑफ लाइट, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट है ना, कोई भी लाइट आए वो पैरेलली, सपोज ऐसे कोई लाइट आया वो पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे आया तो ऐसे जाएगा, ऐसे आया तो ऐसे जाएगा, मतलब सारे बीम्स ऑफ लाइट जो है ना वो पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक होते हैं।
अगर पैरेलली वो रिफ्लेक्ट होंगे ना तो वो कहीं दूर जाकर मिलेगा। मतलब क्या कि उसका जो फोकस है ना, फोकल लेंथ, वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, मतलब सारे रिफ्लेक्टेड रे पैरेलली रिफ्लेक्ट होंगे, यानी क्या कि वो इन्फिनिटी पे कहीं दूर जाकर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I in a magnetic field B is given by force on a current carrying wire F। ठीक है, तो देखो मान लो क्या कि ये सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया है टुवर्ड्स द राइट, और यहाँ पर कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द राइट एंड करंट कैरिंग कंडक्टर इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो दोनों में देखो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में आपको 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा। तो फोर्स जो है ना वो इस कंडक्टर पे क्या लगेगा, तो फोर्स ऑन अ कंडक्टर इज गिवन बाय बिल, फोर्स का बिल, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट एंड L फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और साइन थीटा ऑल्सो। तो ठीक है, अगर मान लो कि इस कंडक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा इस पे। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अब इन्होंने बोला है कि अगर मैं इस कंडक्टर को पैरेलली रख दूं मैग्नेटिक फील्ड के, तब कितना फोर्स लगेगा। तो देखो आपने पढ़ा F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, बिल का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। बिल इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो what will be the magnitude of the force on the current carrying conductor if the flow of the current is parallel to the magnetic field? So if the flow of the current is parallel to the magnetic field, then the value of the force will be 0। ठीक है, magnitude of the force will be 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 0 होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एज पर माइकल फैराडे द 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ। तो हमने क्या पढ़ा है, माइकल फैराडे ने हमें बताया है लेफ्ट हैंड थंब रूल। इसमें हमें पता है कि ये जो है ना थंब, ये फोर्स दिखाता है, ये 4 फिंगर जो है ना वो फील्ड दिखाएगा, और ये जो है ना मिडिल फिंगर वो करंट दिखाएगा। तो फोर्स फील्ड करंट, फोर्स फील्ड करंट। तो पूछ रहा है कि मिडिल 4 फिंगर क्या दिखाएगा, तो फोर्स फिंगर फील्ड दिखाएगा, मिडिल फिंगर करंट दिखाएगा, थंब फोर्स दिखाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड फोर्स रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि इन अ स्टडी इट वाज फाउंड दैट द फ्यूज ईयर लॉस were found in more in numbers within a population rather than the free ear lives। तो बोल रहा है कि पॉपुलेशन में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना उसमें क्या होता है ना कि फ्यूज ईयर लॉस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, और जो भी चीज़ आपको ज़्यादातर देखने को मिले ना मतलब वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। सो इफ 4 फ्यूज ईयर लोब्स आर फाउंड इन मोर नंबर्स देन इट मस्ट बी डोमिनेंट कैरेक्टर, और फ्री ईयर लोब्स आर लेस इन नंबर मीन्स इट इज़ रेसेसिव कैरेक्टर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि द वोल्टेज करंट ग्राफ, मतलब VI ग्राफ ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 इज गिवन एज। तो ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर के लिए पहले हम लोग VI ग्राफ को एक बार देखेंगे क्विकली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक होता है VI ग्राफ और एक होता है IV ग्राफ। ये हमारा है VI ग्राफ। ठीक है, VI ग्राफ है। ठीक है, तो VI ग्राफ में क्या होता है ना कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा ना रेजिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर देखो द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3। तो θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। सो R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है, अगर VI ग्राफ है, तो अगर वहीं हम IV ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है, तो IV ग्राफ में क्या होता है ना कि थीटा का वैल्यू जितना कम होता है ना रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो इसको कैसे देखेंगे, देखो θ3 इज मोर देन θ2 इज मोर देन θ1। तो θ3 ज़्यादा है मतलब 1/R3 इज मोर देन 1/R2 इज मोर देन 1/R1। ठीक है, तो इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ 1/R इंक्रीजेज और द वैल्यू ऑफ R डिक्रीजेज। तो IV ग्राफ में जितना ज़्यादा थीटा होगा ना R का वैल्यू उतना कम होगा। आप इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो
कि जो भी स्लोप है ना वो V के पास होगा ना, उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो इसमें देखो V के पास R3 है तो रेजिस्टेंस R3 का सब ज़्यादा होगा इस तीनों में। और यहाँ पर देखो IV ग्राफ में भी सेम है, जो भी स्लोप जो है ना वो V पोटेंशियल डिफरेंस के पास होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर R1 है ना V के पास है, मतलब रेजिस्टेंस R1 में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा इन तीनों में। ये IV और VI ग्राफ दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आप यहाँ पे देखो VI ग्राफ, ठीक है, VI ग्राफ में V के पास कौन है, T2 है, ठीक है। और हमने पढ़ा VI ग्राफ में थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो थीटा2 इज़ ग्रेटर देन थीटा1। सो थीटा2 अगर ज़्यादा है थीटा1 से, मतलब T2 इज़ ग्रेटर देन T1। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग रेजिस्टर्स। तो 4 रेजिस्टर्स दिया है और इसमें से कौन सा मिनिमम रेजिस्टेंस होगा इसका। तो देखो 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम का क्या रेजिस्टेंस है और आपको बताना है कि कौन सा रेजिस्टेंस जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम रेजिस्टेंस कैन बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग। इन सारे रेजिस्टर से कौन सा मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल गिव्स द मिनिमम रेजिस्टेंस। कोई भी रेजिस्टेंस जो पैरेलल में हो ना तो वो मिनिमम रेजिस्टेंस देते हैं। अगर पैरेलली अगर आप रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे ना तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे मिलेगा और यहाँ से एक और ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, तो आप कैसे निकालते हो, आर इफेक्टिव 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 दैट इज़ 4/4 दैट इज़ 1 ओम। तो अगर आप इसको पैरेलली अरेंज कर दोगे ना तो आपको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, दैट इज़ 1 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए 1 ओम बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 to 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़ आप मेरे वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू सो मच।